हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है हेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये लॉ ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और वो ओनली वन स्टेप में हो रही है, तो उसमें जितना एंथैल्पी चेंज होगा उतना ही वो अगर डिफरेंट स्टेप में हो रही है तो उसमें भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, अगर ये ए से क्या बन रहा है, इसमें डी, ये आपका क्या है रिएक्टेंट, डी क्या है आपका प्रोडक्ट है। इसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो मान लीजिए ये इस कंडीशन बना कि बी बना, फिर बी से क्या बना सी बना, फिर सी से क्या बना डी बना। तो इसमें मान लीजिए इसका पूरा का पूरा क्या है क्यू है। इसमें जो बना डेल्टा एच की वैल्यू Q1, इसमें क्या Q2, इसमें क्या हुआ Q3। तो टोटल जब आप देखेंगे इसको ऐड करके तो इस टाइप से जो बना है और वो सिंगल स्टेप में जो बना है, दोनों की जो चेंज इन हीट एंथैल्पी है वो क्या होगी, सेम होगी। अगर इसको देखेंगे कि Q1 Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। यही हेस लॉ हमको बताता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, अभी इसको लिखना नहीं है आपको। तो इस तरीके से इसकी डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं। क्या, इफ़ ए केमिकल चेंज कैन बी, इफ ए केमिकल चेंज कैन बी, if a chemical change can be made to take place made to take place made to take place into in TW2 or more different 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 ways, whether in one step whether in one step whether in one step or two or more step or more steps, the amount of total heat change is same no matter by which method the change is brought about। वो किस तरीके से आता है वो कोई मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब वन स्टेप में करेंगे तो जितना हीट चेंज आएगा उसको वन स्टेप टू स्टेप और मोर स्टेप में करेंगे फिर भी दोनों की जो उस रिएक्शन की जो आपकी हीट एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसी को आप क्या कहते हैं, हेस लॉ। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट अस सपोज दैट a substance A can be changed to Z
डायरेक्टली, देखिए ये जो आपका ए है ये डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, जेड में। मान लीजिए इसमें क्या है, हीट एंथैल्पी आपकी Q1, तो डेल्टा H1 की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, Q1 क्या, Q1 किलो जूल। ठीक, अब आपको पता है कि वेयर Q1 इज हीट इवॉल्व्ड, आपको पता है अगर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Q1, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइप इज इंडोथर्मिक इन द डायरेक्ट चेंज, ठीक, ये क्या है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए यही स्टेप बाय स्टेप में हो तो देखते हैं हम लोग कि ए क्या बना, प्रोडक्ट बी, और हीट इवॉल्व कितना हुआ आपका Q1, फिर बी से क्या बना आपका सी, हीट इवॉल्व हुआ कितना Q2, फिर उसके बाद सी से क्या बना आपका जेड फाइनल प्रोडक्ट, और आपका हीट इवॉल्व कितना हुआ Q3। अगर इसके डेल्टा H वैल्यू देखेंगे, ये H1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 कितना हो जाएगा, ये माइनस Q1 डेल्टा H3 इक्वल टू माइनस Q2 डेल्टा H4। ये एक ही मानिए, मतलब इसको सिर्फ डेल्टा H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए, दोनों सेम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा Q3। अब टोटल इसकी जो सम होगी Q1 Q2 Q3 Q किसके बराबर होगी, Q1 के बराबर होगी। तो हम लोग टोटल कर लेते हैं इसको, द टोटल इवोल्यूशन ऑफ हीट, द टोटल इवोल्यूशन ऑफ हीट क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, सॉरी, ये किसके बराबर हो जाएगा, Q1 उसमें रखा था इसलिए इसमें Q2 रखा गया है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी Q1 इक्वल टू Q2 होगी। यही ये क्या है आपका हेस लॉ के अकॉर्डिंग है कि उसकी जो वन स्टेप में आपका हो रहा है और उसमें हीट वॉल्यूशन हो रहा है या एंथैल्पी चेंज हो रहा है, Q1 है माइनस Q1, तो ये जो 3 स्टेप में हो रहा है Q1 Q2 प्लस Q3 उस बराबर क्या है आपका Q2। और अगर इसकी हीट चेंज देखेंगे और Q1 की वन स्टेप में हीट चेंज देखेंगे तो दो की दोनों क्या होगी, सेम होगी, उसमें डिफरेंट नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ Q1 must be equal to Q2। हेस लॉ यही कहता है कि Q1 और Q2 जो वन स्टेप में हो रहा है एंथैल्पी चेंज, और बाकी जो 3 स्टेप में एंथैल्पी चेंज हो रहा है, दो के दोनों क्या हो जाएंगे, वो बराबर होंगे। ठीक, अब एक शॉर्ट में डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या है, ए और जेड में परिवर्तन हो रहा है, कितना ये निकल रहा है, हीट Q1 निकल रहा है। उसके बाद क्या है, एक स्टेप हो रहा है बी, इस स्टेप पे जा रहा है, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, सी बन रहा है, फिर सी से क्या बन रहा है आपका, यही जेड बन रहा है। यहाँ पे क्या था आपका हीट चेंज Q1, यहाँ पे क्या है Q2, और यहाँ पे क्या है Q3। ठीक, ये सिंगल स्टेप है और ये कितने स्टेप में गया है, 3 स्टेप में गया है। लेकिन अगर हीट या एंथैल्पी चेंज देखा जाए तो दो के दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक,
अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन ऑफ CO2, बर्निंग ऑफ कार्बन ऑफ CO2। इसमें दो तरीके हैं। फर्स्ट वे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वे क्या है, ये मान लीजिए क्या है, हमको हमारे पास कार्बन है, सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। क्या बना रहा है आपका, CO2। CO2 क्या है, आपकी गैस है। अब इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, इसको देखेंगे, -393.77, ये 77 है, ये कितना आ रहा है, किलो जूल आ रहा है। ठीक, अब सेकेंड वे में अगर देखें हम लोग, सेकेंड वे देख लीजिए, सेकेंड वे ये क्या है, CS का मतलब कार्बन सॉलिड है, प्लस 1/2 ऑक्सीजन, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। पहले क्या बनाएगा, ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। अब इसमें डेल्टा H एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, -110.62 किलो जूल। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये CO फर्दर आगे 1/2 मतलब एक मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ऑक्सीजन के फिर रिएक्ट कर जाएगा। जब फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या गैसियस फॉर्म। और डेल्टा H यहाँ एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, -283.49, ये क्या है, किलो जूल। ठीक, अब ओवरऑल चेंज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ओवरऑल चेंज। जैसे कि ये सिंगल स्टेप में हुआ था और ये क्या हो रहा है, डबल स्टेप में हो रहा है। तो देखेंगे कि क्या है, ये ओवरऑल स्टेप, C कार्बन सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ये क्या बना रहा है आपका, CO2 गैसियस फॉर्म बना रहा है। अब डेल्टा H जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, -394.10 किलो जूल, ये आ रहा है। ठीक, ये अगर देखा जाए एक प्रकार से, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखिए, नियरली क्या है, एकदम सेम है। नियरली क्या है, वो बराबर है। तो अब देखा जाए, चाहे सिंगल स्टेप में हो तो और चाहे मल्टी स्टेप्स में हो तो जो आपकी एंथैल्पी चेंज होती है वो क्या होती है, लगभग बराबर होती है। मतलब Q1 बराबर Q2 जो आपने निकाला था हेस लॉ के अकॉर्डिंग, वो बात क्या हो प्रूफ। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, उसके अंतर्गत पहली हेडिंग होगी डिटर्मिनेशन ऑफ हीट, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। ये इसका एप्लीकेशन है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो कि अपने मुक्त अवस्था में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनके लिए उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस जो होता है कि कितना हीट उसमें लगा है या कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, उसको जो है कि अलग अलग से निकाला नहीं जा सकता है। तो इस आधार पे बाई हेस लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जा सकता है कि उस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है उस दौरान, उसको निकाला जा सकता है। जैसे द सब्सटेंस लाइक the substance like methane, carbon monoxide, benzene etc. cannot be prepared by uniting
uniting their elements, therefore it is not, therefore it is not, it is not possible, it is not possible to measure, to measure the heat of, measure the heat of formation, heat of formation of such compound, directly, these can be, these can be determined by Hess law, determined by Hess law। ओके, हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जांपल देखेंगे एक इसका, कि डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस का एग्जांपल ले लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन, पोटेशियम सॉलिड प्लस H2O, ये क्या है, एक सोल्यूशन है जलीय, क्या बन रहा है KOH प्लस हाफ H2 गैस बन रही है। अब इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रही है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है -200, जगह कम है, डेल्टा H की वैल्यू कितना आ रही है -200.97 किलो जूल। सेकेंड, हाइड्रोजन गैस प्लस 1/2 ऑक्सीजन गैस, गैसियस स्टेट है, क्या बन रहा है आपका H2O। H2O क्या है आपका लिक्विड। अब इसमें डेल्टा H एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है -286.80 किलो जूल। थर्ड रिएक्शन है आपका KOH सॉलिड, फिर KOH किस में कन्वर्ट हो जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। अब इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रही है -58.62 किलो जूल, ये इतना है। अब इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे पूरे का, तो इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इक्वेशन 3 को उस 1 और 2 में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तब देखते हैं क्या आता है फाइनल रिजल्ट। लिख सकते हैं आप कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2 and subtracting इक्वेशन 3, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ओके, चलिए जोड़ते हैं। क्या है के सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस H2 क्या है आपका गैस प्लस 1/2 O2 क्या है ये गैस है। अब माइनस कर देंगे KOH सॉलिड, ठीक। इधर जगह नहीं है तो इसलिए नीचे हम लिख रहे हैं
क्या बन जाएगा ये अब, KOH इक्वस प्लस 1/2 H2 गैसियस फॉर्म प्लस H2O लिक्विड माइनस KOH एक्वस। ठीक, ये बन जाएगा। अब डेल्टा एच जो चेंजिंग होगी, एंथैल्पी चेंजिंग होगी, वो क्या हो जाएगी, -200.97 प्लस अंडर ब्रैकेट में -286.80 माइनस 58.62। जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे आप, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -429.15 कितना आ जाएगा, किलो जूल। ठीक, अब इसको अगर देखा जाए वन स्टेप में तो क्या हो जाएगा, ये KS चल नहीं रहा, KS प्लस 1/2 H2 गैसियस फॉर्म में है प्लस 1/2 O2 किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। क्या बन रहा है यहाँ पे, KOH बन रहा है, और KOH कैसा है, ये सॉलिड है। अगर इसकी डेल्टा H वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है, -429.5, ये क्या आ रहा है, किलो जूल। ओके, तो द हीट मतलब ये 10 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा। तो लिख ले, तो एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH इज -429.15 क्या हो जाएगा, ये किलो जूल। ओके, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ट्रांजिशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, जैसे एक जो क्रिस्टल होता है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एलोट्रॉपिक चेंज होता है कि कह सकते हैं आप, द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वन एलोट्रॉपिक फॉर्म टू अनदर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हेसला। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई रोम्बिक है हमारे पास क्रिस्टल, अगर उसको हमको किस में, मोनोक्लिनिक में चेंज करना है, तो उसकी उस दौरान हीट जो आपकी होगी, जो एंथैल्पी होगी, वो ली जाएगी या दी जाएगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब निगेटिव आती है डेल्टा एच एंथैल्पी उसकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जब उसकी वैल्यू प्लस में आती है तो वो कैसी रिएक्शन कहलाती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब हो जाता है, प्लस का मतलब ये हो जाता है कि हम उस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। लेकिन जब माइनस में उसका जो है एंथैल्पी आती है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन के दौरान उसमें से हीट क्या इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है, निकल रही है। ठीक, तो लिख सकते हैं आप, द हीट ट्रांजिशन ऑफ वन एलोट्रॉपिक, द हीट ट्रांजिशन ऑफ वन एलोट्रॉपिक फॉर्म टू another कैन बी फॉर्म टू another कैन बी another कैन also be calculated with the help of
हेस लॉ। इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एस रोम्बिक, रोम्बिक RHOMBIC रोम्बिक, प्लस ये क्या है आपका O2 गैस है। ये किस में चेंज हो रहा है, SO2 गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। और डेल्टा एच इसकी जो एंथैल्पी होगी क्या हो जाएगी, -291.4 किलो जूल। सेकेंड क्या है आपका, एस मोनोक्लिनिक, प्लस O2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा इसमें, -295.4 किलो जूल। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 मिटा दिया जाए। दो में से एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, या एक में दो को घटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोम्बिक माइनस एस मोनोक्लिनिक, प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म माइनस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म। अब ये क्या बनेगा, SO2 गैसियस फॉर्म है माइनस SO2 गैसियस फॉर्म। ठीक, अब डेल्टा एच की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, -291.4 माइनस 295.4। फाइनल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगी कितना, डेल्टा एच इक्वल टू 4.0, इतना किलो जूल निकल के आएगा। अब ये हो जाएगा एस रोम्बिक इक्वल टू एस मोनोक्लिनिक। ओके, तो हम लोगों का फाइनल हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, और जो बाकी पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।